नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है पाचन संस्थान संबंधी रोगों में आहार, ये मैं बता चुकी हूँ। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें पार्ट 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी हर एग्जाम के पर्पज़ से। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कम समय में सारी चीज़ों को मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को डालने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे इसमें हमें लगते हैं इसको बनाने में, तब कहीं जा कर के आपको मैं 15 से 20 मिनट में बता पाती हूँ। तो ये कहने का मतलब है हमारा यहाँ पर कि आप जो भी टॉपिक आपको दिया जाए आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए, और इसके साथ साथ इसको साथ में याद भी करते चलिए, और इससे आप क्वेश्चन खुद बनाइए। और एक क्वेश्चंस को भी शुरू करूँगी आपको कि जो क्वेश्चन आप बनाए हो वो हमारे में भेजिए, और आपके क्वेश्चन को मैं जो है यहाँ पर डालूँगी। ये भी हमें अच्छे लगते होंगे, आपके एग्जाम पर्पज से होगा, सही होगा। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक के पे। देखिए, यहाँ पर हमारा है गैस्ट्रिटिस। क्या होता है? गैस्ट्रिटिस और डिस्पेप्सिया, इसके बाद स्प्रू और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये यहाँ पर, और एक है हमारा आंत्र ज्वर। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है। इसके पहले 3 पॉइंट मैंने पेचिस और अवसाद, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। और देखिए, गैस्ट्रिटिस क्या होता है? गैस्ट्रिक, जिसको हम गैस कहते हैं, एक तरीके से जानते हैं गैस हुआ है। तो इसमें क्या है? अव्यवस्थित भोजन होता है। क्या होता है? अव्यवस्थित भोजन हो, अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन का प्रयोग करना, इसके साथ साथ तले व्यंजन का मतलब कोई चीज़ बार बार तल की खाना, तली भुनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना, मद्यपान, यानी क्या है मद्यपान का मतलब है ड्रिंकिंग करना, तेज़ाब, यानी जैसे तेज़ाब कहने का मतलब दवा के रूप में होता है, सिरका बहुत ज़्यादा को यूज करते हैं, तो ये है। और निरंतर कोई चीज़ की दवा खाते रहना, तो ये सब कारण से भी जो है गैस्ट्रिट की समस्या उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ मलेरिया हुआ हो, यूरेमिया हो, यानी मूत्र संबंधी समस्या हो, और निमोनिया हो, फ्लू, टीबी, इन सब के कारण से यदि हमारे शरीर में हुआ रहता है ये सब चीज़ें इसमें, तो इससे भी गैस होने की संभावना या गैस्ट्रिट की संभावना हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर है अब गैस्ट्रिटिस क्या स्थिति होती है, किसे कहते हैं गैस्ट्रिटिस। देखिए, यहाँ पर है गैस्ट्रिटिस वह स्थिति होती है जब अमाशय की झिल्ली जल जाती है या सूज जाती है। क्या होती है? गैस्ट्रिटिस वह स्थिति होती है जब अमाशय की झिल्ली जल जाती है या सूज जाती है, यानी उसमें जो अमाशय की मैंने आपको पढ़ाया था अमाशय वाले चैप्टर में, यानी मैंने जब पीएचडी का मैं साइंस पढ़ा रही थी और मैंने बताया था झिल्लियाँ की होती हैं जो जिससे रेनिन, पेप्सिन, HCl जो निकलते हैं, ये क्या होते हैं? ये भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं अपने एंजाइम की सहायता से। तो ये जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो उसमें, तो वो झिल्लियाँ क्या होती हैं? वो जल जाती हैं या उसमें सूजन आ जाती है, जिससे गैस्ट्रिटिस की संभावना हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर है 2 प्रकार के मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो है एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। ये जो क्रोनिक होता है इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भयावह स्थिति होती है। और देखिए, यहाँ पर अधिक मिर्च मसाले, कीटाणुनाशक दवाइयों का सेवन करने से, लगातार दवाइयों का सेवन करने से, तली भुनी चीज़ों का सेवन करने से तो गैस्ट्रिट की संभावना हो जाती है। और इसमें देखिए, इससे भी ज़्यादा स्थिति, यदि इतना ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करना कि केवल उसी के ऊपर ही डिपेंड रहना, तो भी स्थिति होती है। तम्बाकू का ज़्यादा सेवन करना, निरंतर दवाइयों का सेवन करना, इन सब की समस्या की वजह से जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हमारा गैस्ट्रिटिस की संभावना बढ़ जाती है, जो पाचन संबंधी रोग होता है। अब आते हैं इसमें आहार क्या देंगे। देखिए, गैस्ट्रिट के लिए सबसे पहले समस्या तली भुनी चीज़ों का वर्जित होता है। तंबाकू, चाय, तली भुनी चीज़ें, सब क्या होता है? नहीं देना चाहिए इसमें, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि चाय चाहिए, चाय। तो देखिए, चाय क्या होता है? चाय हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अगर 1 से 2 बार चाय पीते, इससे ज़्यादा में पी रहे हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये हमारी जो है भोजन को कह सकते हैं पचता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे भोजन को पचाने के लिए अवरोध का काम करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है दही, मट्ठा, ग्लूकोज का पानी, शिकंजी, रेशेदार पदार्थ, तरल पदार्थ, यानी ये सब चीज़ें यहाँ पर देते हैं। अर्ध तरल आहार, यानी पहले तरल आहार देते हैं, जैसे नींबू चीनी पानी दे दिया, नींबू शिकंजी बना करके दे दिया, या तरल रूप में यानी कह सकते हैं
कि जो है जो कह सकते हैं दाल का जूस, दाल का पानी, यानी कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को दे देना चाहिए, ठोस फॉर्म में नहीं देना चाहिए। पहले यदि गैस्ट्रिक संभावना हो जाती है, और 24 से 48 घंटे तक कुछ भी नहीं देना चाहिए, यानी कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म चलता रहे और कोई चीज़ खाने की नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, जब पानी पीते रहते हैं, लिक्विड तरल लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो है गैस्ट्रिक की संभावना खत्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दही, मट्ठा, ग्लूकोज का पानी, शिकंजी, ये सारी चीज़ों को देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, क्या है, बी कॉम्प्लेक्स की जो दवा होती है ये बहुत ही, यानी देखिए जितने भी पाचन संबंधी समस्या होती है उसमें बी कॉम्प्लेक्स की दवा जरूर देते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारे आंत को साफ रखने का काम करता है, हमारे आंत को सुरक्षित स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। इसी वजह से देखिए मैंने जितने में मैंने देखा सब में बी कॉम्प्लेक्स जो है दिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताया। गैस्ट्रिट्स क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, और इसमें आहार क्या देते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अब आते हैं यहाँ पर जो है दूसरा, डिस्पेप्सिया। क्या है, डिस्पेप्सिया। अब देखिए डिस्पेप्सिया होता क्या है, अब है बदहजमी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में मंदाग्नि कहते हैं, और इसके बाद बदहजमी, भोजन की वस्तुते, जैसे हम लोग कहते हैं खाना जो है गले पे आ रहा है, जलन जैसी हो रही है, मुंह से बदबू जैसी आ रही है, तो यानी हमारा जो खाना है वो पचता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भोजन होता है ये पचता नहीं है, और हमारे जो पाचन नली का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ओसोफेगस ग्रासनली वाला जो भाग होता है, इसमें क्या हो सबसे ज़्यादा उसी को प्रभावित करता है, और इसकी वजह से मुंह से बदबू आती है, और कह सकते हैं कच्ची डकार आती है। तो इसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी होती है, खट्टापन, मुँह से जैसे लगता है कि खट्टा खट्टापन, जैसे मुँह से बदबू जैसी आ रही है, आवाज़ नहीं हो, खट्टापन जैसा निकल रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये इसके जो है हो जाते हैं इससे, डिस्पेप्सिया से। अब देखिए इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक फंक्शनल होता है। अब देखिए ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है किसी तनाव में रहता है, किसी चिंता में रहता है, तो जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाता है, खाता भी तो उसको पचता नहीं है खाना, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक में आता है। किस में आता है, ये ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया में। दूसरा है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये मनोवैज्ञानिक, यानी दोनों मिला के लगभग सेम चीज़ें हैं। यानी जब हम मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं और उसका प्रभाव हमारी पूरी बॉडी पर जब पड़ जाता है, तो उस समय जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमारा पचता नहीं है, बदहजमी जैसी हो जाती है, खाना जैसे वो बाहर की तरफ निकल रहा है, गैस जैसी बाहर जैसे निकल रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया। क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो याद रखना इसको। और इसमें देखिए प्रोटीन और वसा का सेवन वर्जित हो जाता है, यानी प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में देते हैं। तली भुनी जो चीज़ें होती हैं, मिर्च, मसाले, पापड़, मुरब्बा, इन सब चीज़ों का नहीं देते हैं। इसमें देते क्या है, इसमें मन हमारा शांत सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि देखिए डिस्पेप्सिया किस वजह से हो रहा है, मनोवैज्ञानिक कारण से हो रहा है, यानी मानसिक दबाव तनाव की वजह से हो रहा है, मानसिक चिंता की वजह से हो रहा है। सबसे पहले मन को शांत होना चाहिए, और स्नायु तनाव, यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो तनाव मुक्त होना चाहिए, और भोजन को चबा चबा कर, कभी कभी क्या होता है कि जल्दी की वजह से तो क्या होता है, हम चबा चबा के नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे खाते जाते हैं, हम निकलते जाते हैं, खाते जाते हैं, निकलते जाते हैं, तो इस वजह से जो होता है समस्या उत्पन्न होती है। बस प्रेशर रहता है, खा के जल्दी भागो नहीं तो लेट हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब है इन सब कारण से हमारे डिस्पेप्सिया की संभावना होती है। और तो और आज जो समस्या आ रही, लोग पानी बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं। पानी कम मात्रा में पीने से क्या होता है, हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमारा पचता नहीं है, वैसे की वैसे पड़ा रहता है वो, यानी उसी में, जिसकी वजह से बदहजमी जैसा क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया डिस्पेप्सिया क्या है और गैस्ट्राइटिस क्या है। अब आते हैं स्पुरु क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्पुरु क्या होता है। अब देखिए स्पुरु क्या, आहार में पोषक तत्वों की कमी, यानी हम लोग क्या है, कभी चावल खा रहे हैं, कभी दाल रोटी खा रहे हैं, कभी दाल सब्जी रोटी ही खा रहे हैं, कभी खाना ही नहीं खा रहे हैं, कभी डोसा, कभी ये मैगी, ये सब चीज़ों को हम खा रहे हैं। यानी जो हमें भोजन दाल चावल रोटी सब्जी जो निर्धारित है, फल सलाद जो निर्धारित है, इसका हम सेवन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों के न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। जब कमी होगी तो क्या होगा, स्पुरु नामक रोग हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है विटामिन बी, फोलिक एसिड, क्या है, विटामिन बी, फोलिक एसिड की कमी से आंतों की जो झिल्लियाँ होती हैं और उसमें क्या होता है, शोथ यानी घाव उत्पन्न हो जाता है, और जिससे पोषक तत्वों का शोषण नहीं हो पाता। यानी जो आंत होती है, आंत की झिल्ली पाई जाती है, उसमें शोथ यानी घाव होने लगता है, और ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका शोषण यानी एब्जॉर्प्शन, शोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शरीर जो है दुर्बल होता जाता है,
उल्टी जैसी आभास होता है, भार में कमी आने लगती है, तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं स्पुरु के। तो स्पुरु भी जान लीजिए पाचन संबंधी रोग होता है। क्या है? पाचन संबंधी जो रोग होता है वो स्पुरु होता है। तो ये मैंने बताया गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया और स्पुरु। अब देखिए यहाँ पर उल्टी दस्त सब होने लगते हैं इसमें, और शरीर दुर्बल होता है, कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, काम में मन नहीं लगता है, थकान सी लग जाती है। तो ये सारे कारण हो जाते हैं, क्योंकि जब पोषक तत्वों की कमी है तो जाहिर सी बात समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अब है आहार। अब इसमें देखिए सबसे पहले तरल आहार देना चाहिए। इसमें क्या है, लेकिन जो तरल आहार दिया जाए वो क्या पौष्टिक होना चाहिए। इसमें मलाई रहित दूध होना चाहिए, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में देते हैं। नहीं तो ये जो हमारी जो घाव हुआ है उस पर और ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि जो हमारा वसा होता है वो देर में पचता है। और जो त्वरित होता है हमारा ग्लूकोज होता है, भी जान लीजिए इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ग्लूकोज होता है, तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि जो वसा वाला होता है ये सबसे देर में पचने वाला, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला होता है। क्योंकि 1 किलो कैलोरी में जो हमें 4 जो है किलो 1 जो है ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम जबकि वो लेंगे क्या वसा लेंगे तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये भी आप याद रखिए। अब है रोग में सुधार। तो इसमें देखिए तरल भोजन देना शुरू करते हैं, मलाई रहित चीज़ देते हैं, मट्ठा देते हैं, जिसको दूध नहीं पचता उसको मट्ठा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि थोड़ा सुधार होने लगे तो उसमें क्या है, प्रोटीन युक्त आहार देना शुरू कर देना चाहिए। और वो प्रोटीन ऐसा होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ ना हो। क्या बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, जिसको आसानी से पच सके, जो वही प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। और इसमें कैल्शियम या ई माने आयरन, एडी यानी विटामिन ए और डी, और बी सी माने विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, थोड़ा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी देना चाहिए इसमें, और आयरन और कैल्शियम की मात्रा इसमें देनी चाहिए। क्योंकि इसी पोषक तत्वों की कमी वजह से हमारे शरीर में स्पुरु नामक रोग हो जाता है, जो पाचन संबंधी रोग होता है। अब आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या होता है? देखिए ये भी अल्सर शब्द से जान लीजिए घाव हो जाना। अल्सर का मतलब ये होता है घाव हो जाना। देखिए यहाँ पर जो हमारी बड़ी आंत होती है, क्या होती है, बड़ी आंत में कितने पार्ट होते हैं? 3, सीकम, कोलन, रेक्टम। ने भी याद रखिएगा, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी आंत में सूजन आ जाने से छाले पड़ जाते हैं। क्या है? बड़ी आंत में सूजन आ जाने के कारण जो होता है छाले पड़ जाते हैं। और यह रोग कब होता है? यह रोग ऐसे अधिक भाव वालों को होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, इसी परिस्थितियों को में अधीर हो जाना, संभाल ना पाना, एडजस्ट ना कर पाना। तो ऐसी स्थिति में अल्सरेटिव कोलाइटिस की होना संभावना ज़्यादा हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए। गुस्से में खाने से वो लोग कहते हैं नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते थे राक्षस को खाना जाता है, इस तरह नहीं खाते हैं। तो कहने का मतलब इसका हमारे शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे शब्द जो है यूज किए जाते हैं। तो देखिए बड़ी आंत में सूजन आ जाने से छाले पड़ जाते हैं। और यह रोग अधिक जो भावुक होते हैं, अधीर होते हैं, चिड़चिड़ेपन के नेचर के होते हैं, ये ज़्यादा उनको देखा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें दूध, दही, अंडा जो है काफ़ी नुकसान कर जाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो इसमें पहले लिक्विड चीज़ देना चाहिए, धीरे धीरे तरल चीज़ें देनी चाहिए, फिर उसके बाद ठोस में आना चाहिए। और इसमें जो कॉफ़ी, चाय और दूध वो किसी चीज़ों को नुकसान करता है तो दूध भी नहीं देना चाहिए। तो कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए तो जिससे ज़्यादा हमारी आंतों पर प्रभाव पड़ता, ज़्यादा जोर पड़ता हो, ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए। अब आता है हमारा प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, अपचय हो जाता है, पेट दर्द रहता है, भूख में कमी हो जाती है, रक्त युक्त दस्त होने लगते हैं, यानी जो मल निकलता है वो रक्त युक्त, यानी इसमें ब्लड आने लगता है। और पानी की शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा दस्त होगा उतना ज़्यादा हमारे शरीर से पानी निकलता जाएगा, और उसके साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स निकलते जाते हैं। तो ये इसीलिए जो है ये दूध, दही, अंडा, कॉफ़ी इस सबको जो है मना कर देना चाहिए। पहले तरल रूप में दूध नहीं, जैसे नींबू चीनी पानी, इस तरह से धीरे धीरे देते रहना चाहिए। वो जो ग्लूकॉन डी होता है इस तरह देते रहना चाहिए। धीरे धीरे कंट्रोल होने पर जो है तब ठोस अर्ध तरल के रूप में चीज़ों को दे देना चाहिए, फिर ठोस के रूप में देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अपचय, पेट दर्द, भूख में कमी, रक्त दोस्त पानी की कमी हो जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है तरल आहार के रूप में प्रोटीन दिया जाए, दूध, अंडा, प्रोटीनक्स, मट्टा, फलों का रस, तली वस्तुएं। यानी देखिए यहाँ पर जब ये रोग सही हो जाता थोड़ा बहुत,
तब ये चीज़ों को वहाँ पर पालन करना चाहिए, नहीं तो पहले तरल आहार के रूप में दे, उसके बाद देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि दूध, अंडा, प्रोटीन एक्स कब दिया जाए, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब। और डायरेक्ट देना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारे आंतों पर नुकसान करेगा और हमारे आंतों पर जोर पड़ेगा। अब देखिए तली वस्तुएं, मिर्च, मसाले, ऐसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए। देखिए लगभग चीज़ों में आपको ये देखिए हर रोग में क्या है, नुकसानदायक है। तली वस्तुएं, मिर्च, मसाले, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही कम मात्रा में खाइए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में खाइए, क्योंकि लोग आज के लोग क्या है, फास्ट फूड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। और दाल यानी हमारा सामान्य भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, इसको खाना कम पसंद करते हैं। तो ये हम लोगों का जो आहार होता है वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और पचने योग्य होना चाहिए, जो आसानी से हमारे शरीर में पच सके। अब हमारा आता है आंत ज्वर। देखिए यहाँ पर क्या है, आंत ज्वर। अब देखिए आंत ज्वर में क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आंत ज्वर में आंत में सूजन आ जाती है। क्या होती है आंत ज्वर में, आंत में सूजन आ जाती है। क्या होती है, आंत में सूजन हो जाती है, और जिससे जो होता है जलन होने लगती है। आंत में सूजन हो जाती है, आंत में जलन होने लगती है। आंत से कभी कभी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो रक्त स्राव भी होने लगता है। ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो रक्त स्राव भी होने लगता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, छेद हो जाता है आंतों में छेद हो जाता है, आंतों से रक्त स्राव होने लगता है, आंतों में सूजन आ जाती है और जलन होने लगता है। ये समस्या होती है आंत ज्वर में। क्या होता है, आंत ज्वर में होता है। और इसमें अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन देना चाहिए, और इसमें रेशेदार पदार्थों को नहीं देना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए रेशेदार पदार्थ लिखा है, तो इसमें रेशेदार पदार्थों को नहीं देना चाहिए। देखिए जब कब्ज हो, बदहजमी हो, गैस बनी हो, भोजन ना पच रहा हो, ऐसी स्थिति में जो है रेशेदार पदार्थ को देते हैं। लेकिन जब दस्त पतला जा रहा हो, दस्त पतला हो रहा हो, बार बार मल हो रहा है, वहाँ पर रेशेदार पदार्थों को वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारी आंतों को और साफ कर देते हैं। तो वैसे ही निकल रहा है मल, दस्त हो रहा है, तो इसको आप रेशेदार पदार्थों को खाएंगे तो और ही ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो ये चीज़ों पे यानी रेशेदार पदार्थ जब इस तरह समस्या हो तभी खाना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दस्त हो रहा है, जलन हो रही है, तो इसमें अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन देना चाहिए, और इसमें रेशेदार पदार्थ जो है पूरी तरीके से वर्जित होते हैं। ये हमारी वीडियो, और आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो एक बार नाम याद कर लेते हैं, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, स्प्रू और अल्सरेटिव कोलाइटिस और आंत ज्वर। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा हमें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।